हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सामाजिक विज्ञान के मॉडल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इसमें लेकर आए हैं। और यह मॉडल सेट नंबर कितना है? 7 है। इससे पहले हम लोग ने 6 मॉडल सेट पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक वो नहीं देखे हैं तो जाकर उसको पहले अच्छे से देख लीजिएगा। ये सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट नंबर कितना है? 7 है। मॉडल सेट नंबर कितना है? 7 है। इसमें 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए समझ में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और जान लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कौन करवाया था? तो जनरल डायर, जनरल ओ डायर ने कहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो जनरल ओ डायर ने। इन्होंने क्या किया कि एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, उसी में यह गोली बरसाना शुरू किया जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग कितने लोग मारे गए थे? 1000 लोग मारे गए थे। तो ये पूछ सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके द्वारा किया गया था? तो जनरल डायर द्वारा, जनरल ओ डायर द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन है? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब किया गया और किनके द्वारा किया गया? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया? तो कब किया था? 28 दिसंबर का दिसंबर 28 दिसंबर को 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर को 1885 में हुआ था। ए ओ हयूम इनका पूरा नाम था एलेन ऑक्ट्रोबियन हयूम। एलेन ऑक्ट्रोबियन हयूम था। इसमें जो है 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और जो है कहाँ किया गया था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। और इनका कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो व्योम चंद्र बनर्जी को कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था? व्योम चंद्र बनर्जी को। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहेगा टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान जो थे वह कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो कहाँ के थे? तो मैसूर के। कहाँ के थे? मैसूर के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया? गांधी जी जो थे वह साबरमती आश्रम था उसकी स्थापना कब किए थे? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए कब किया गया? तो 1916 में। 1916 में। ऐसे इसमें अगर 1917 आता तो क्या मारते? 1917। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? चलिए एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? कब शुरू हुआ था? तो 1930 के दांडी यात्रा से। 1930 के कौन यात्रा से? दांडी यात्रा से। कहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में। किस यात्रा से? तो दांडी यात्रा से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो
का नारा जो है किसने दिया था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुते बार पूछा हुआ है, बहुते बार पूछा हुआ है कि वेदों की ओर और लौटो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। और इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। कि कौन समाज की? आर्य समाज की स्थापना। तो पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब किए थे? 1875 में। 1875 में कहाँ किए थे? मुंबई में। 1875 में कहाँ किए थे? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में 1875 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, माने महात्मा गांधी द्वारा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। चलिए, तो किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। कब लिखा था? तो 1909 में। 1909 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1909 ईस्वी में। हिंद स्वराज की स्थापना किसने किया था? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, 1909 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन के दौरान दिया गया? किस आंदोलन के दौरान दिया गया? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। किस, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो बारदौली, बारदौली के दौरान। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन? बारदौली के आंदोलन के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन विस्तार है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो कितना था? तो 60.11 प्रतिशत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है? 1951 से लेकर 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है कृषि में परिवर्तित हो गया है? कितना हो गया है? 26,200 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का जो है उपयोग किसमें होता है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। टेक्सोल का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? तो कैंसर के इलाज में। टेक्सोल का उपयोग किसमें करते हैं? कैंसर के इलाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में जो है कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन था? अफ्रीकी कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैग्रोस का सबसे अधिक विस्तार है, मैग्रोस का जो है सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? मैग्रोस वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? कहाँ पर है? सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन में। कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? वन का विस्तार कितना है? तो कितना है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में जो है कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कई गो जो है राष्ट्रीय उद्यान है? भारत में कुल कई गो राष्ट्रीय उद्यान है? तो कितना हो जाएगा? तो भारत में कुल कितने हैं? तो 99। इसमें ऑप्शन कितना है? 99, 99 मारेंगे। लेकिन अभी का बात किया जाए तो 103 हो गया है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं? 103।
कितने हो गए? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान? 103। और कहेगा वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है? तो 544। वन्य जीव अभ्यारण्य कहेगा तो 544। वन्य जीव अभ्यारण्य कहेगा तो कितना बोलेंगे? 544। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कितना है? 103। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। करा वनस्पतियों में कितनी प्रजातियां के लुप्त होने का खतरा है? वनस्पतियों की कितनी प्रजातियों का लुप्त होने का खतरा है? कितनी प्रजातियों का लुप्त होने का खतरा है? तो कितनों का? तो लगभग 1500। लगभग कितना? 1500। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? वन नीति के प्रमुख उद्देश्य जो है कितना है? प्रमुख उद्देश्य कितना है? तो 6 हैं। वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? 6 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारण निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण हम लोग किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? चलिए जल्दी से बता दीजिए किसको कहते हैं। तो राजनीतिक दल को। किसको कहते हैं? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या बोलते हैं? प्राण बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की जो नींव था सबसे पहले कौन सा देश में पड़ा था? कौन सा देश में पड़ा था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुते बार पूछा हुआ है। बहुते बार पूछा हुआ है कि राजनीतिक दल का नींव जो है सबसे पहले कहाँ पड़ा था? राजनीतिक दल का नींव जो है सबसे पहले कहाँ पड़ा था? चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए कहाँ पड़ा था। कहाँ? तो ब्रिटेन में। कहाँ पड़ा था? ब्रिटेन में। राजनीतिक दल का नींव कहाँ पड़ा था? ब्रिटेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारण निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है। कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? तो कौन नहीं है राष्ट्रीय दल? तो लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? ताड़ी विद्रोह जो आंदोलन है वह कहाँ शुरू हुआ था? ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो है कहाँ शुरू हुआ था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। जनता दल इसी बोलते हैं यूनाइटेड। जनता दल को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड। यूनाइटेड यूनाइटेड पार्टी। जनता दल पार्टी या यूनाइटेड पार्टी इसी बोलते हैं। कब हुआ था? तो 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश, जन का मतलब लोगों में आक्रोश की भावना किस दशक से प्रारंभ हुआ? किस दशक से शुरू हुआ था? किस दशक से शुरू हुआ था? तो 1970 के दशक से। 1970 के दशक से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है? तो किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर। सांसदों एवं किस पर? विधायकों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारण नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह किन किन राज्यों से संबंधित है? किन किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है किन किन राज्यों से संबंधित है? किन किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और किससे? मध्य प्रदेश से। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति जो है किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर क्या हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए ज्यादा जाना जाता है। वर्ष 1975 में देश जो है किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर क्या लागू हुआ था? आपातकाल। देश के अंदर क्या लगा था? आपातकाल। 1975 में भारतीय राजनीति किस कार्य लिए जाना जाता है? तो आपातकाल लागू। देश के अंदर क्या लागू होता है? आपातकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक क्षेत्र का दूसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक क्षेत्र का दूसरा क्षेत्र क्या है?
ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। दूसरा क्षेत्र कौन सी बोलते हैं, तो उद्योग को क्या बोलते हैं, उद्योग जो है आर्थिक क्षेत्र का दूसरा क्षेत्र है। पहला बोलेगा तो कृषि क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र का पहला बोलेगा तो कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र, तीसरा बोलेगा तो सेवा क्षेत्र, तीसरा बोलेगा तो सेवा क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसको कहते हैं, तो किसको बोलते हैं, तो सेवा क्षेत्र को। तीसरा बोलेगा तो क्या बोलेंगे, सेवा क्षेत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी है, क्या है, सरकारी है। कौन सी सेवा जो है सरकारी है, कौन सी सेवा जो है सरकारी है, कौन सी सेवा जो है सरकारी है। चलिए तो कौन हो जाएगा, कौन सी सेवा जो है सरकारी है, तो बैंकिंग सेवा जो क्या है सरकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी है, मतलब सरकारी नहीं है, सरकारी नहीं है। चलिए तो कौन सी सेवा सरकारी नहीं है, तो मॉल, क्या हो जाएगा, मॉल सेवा जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र का हिस्सा है, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है, कितना परसेंट जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, तो 87%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान जो है प्रारंभ कब हुआ था, सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ था, तो 2001 में। कब हुआ था, 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, कौन जो है आर्थिक आधारभूत का संरचना नहीं है, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, कौन जो है आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, कौन नहीं है, तो शिक्षा जो है आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र स्थापित हुआ था, भारत में पहला जो है टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है, कौन सा देश जो है, हमारे देश का कौन सा शहर जो है सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन चुका है, तो कौन है, तो बंगलुरु। इसे इलेक्ट्रॉनिक नगरी के भी नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी के भी नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है, तो क्या है, तो वर्षा जल को संग्रह करना, वर्षा जल को क्या करना, संग्रह करना। एक जो है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है, वर्षा जल को क्या करना, संग्रह करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक है, बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक है, मैंने कौन जो है बिहार की सबसे बड़ी तबाही मचाने वाला कारक है, कौन जो है बिहार की सबसे बड़ी तबाही मचाने वाला कारक है। ये भी एग्जाम के लिए 2 बार पूछा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन है, चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन है, तो कौन है, तो बाढ़। बिहार में सबसे ज्यादा तबाही किससे होता है, मैंने किससे, तो बाढ़ से। बिहार में सबसे ज्यादा बर्बादी किससे होता है, बाढ़ से। किससे होता है, बाढ़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूखे के लिए जिम्मेवार कौन है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है, तो कौन है, तो वर्षा की कमी। वर्षा जब नहीं होती है तो क्या होती है, सूखा के लिए जिम्मेवार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषिका वाली नदी कौन है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषिका वाली नदी कौन सा है, चलिए जल्दी से बता दीजिए तो कौन सा है, दामोदर। कौन सा है, दामोदर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।